राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रक्षाबंधन। बेटा, रक्षाबंधन आ रहा है, देख लेना, बहुत ही सोच समझकर और कुछ ढंग का सा ही ले जाना अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट। साल में एक ही बार तो आता है, इकलौती बहन है तुम्हारी, और बहू तुम्हारी भी तो इकलौती ननद है, इसलिए उसके ससुराल में बेइज्जती मत करवाना। राखी पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट भेजना अपनी ननद के लिए। मंजू जी राखी को लेकर बेटे बहू को साफ साफ कई दिन पहले ही हिदायत दे रही थी कि बेटी के लिए कोई अच्छा गिफ्ट खरीद कर ले जाना। सास की बात सुन नेहा ने कहा, लेकिन माँ जी, हम तो हर बार अच्छा ही देते हैं, जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही तो देंगे ना। बहू की बात सुन चिढ़ते हुए मंजू जी ने कहा, बस बहू, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, यही है तुम्हारी औकात। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए तो बड़े पैसे निकलते हैं तेरे पास से, और ननद के नाम पर औकात का रोना रोने लगती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बेटा तू तो समझ, कहते हुए मंजू जी अपने बेटे रोहित की ओर देखते हुए बोली, बेटा यह तो भाभी है, यह तो उसे 1 रुपए भी देना नहीं चाहेगी। खुद के मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देगी, लेकिन तुम्हारी तो बहन है ना, तुम तो समझो। अब इससे ज़्यादा मैं तुम दोनों को कुछ नहीं समझा सकती, कहते हुए मंजू जी कमरे से बाहर चली गई। मंजू जी के जाने के बाद रोहित और नेहा दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नेहा ने रोहित से कहा, देखा रोहित, तुमने तुम्हारी माँ की चालाकी, बेटी के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले से ही आकर धमकाती रहती है हमें। मुझसे कहती हैं कि वह तुम्हारी इकलौती ननद है, साल में एक ही बार तो राखी आती है, और जब खुद की देने की बारी आती है खुद की ननद को, तो उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। जो राखी का त्योहार उनकी बेटी के लिए है, वही तो उनकी ननद के लिए भी है ना। कल बुआ जी कैसे रो रही थी फ़ोन करके। नेहा की बात सुन रोहित ने कहा, नेहा बात तो तुम सही कह रही हो, बुआ जी का रोना तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी सीधी हैं बेचारी, कितना मानती हैं सबको, लेकिन माँ को कौन समझाए कि उन्हें ना छोड़े। देखो बुआ जी तो तुम्हारी भी है ना, तुमसे अपना दुख सुख कहती है ना, माँ की तरह प्यार करती हैं आपको, कुछ सोचकर ही तो तुमको बोली है ना। तुम माँ जी को तो समझा ही सकते हो ना, यह तुम्हारी माँ है, मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारे समझाने से शायद वह समझ जाए। असल में राखी का त्योहार आने वाला था। रोहित की बुआ सुनीता जी का फ़ोन आया था रोहित के पास। सुनीता जी रोते हुए कह रही थी, रोहित बेटा, कम से कम राखी के दिन भैया को बस 5 मिनट के लिए ही भेज दिया करो। सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा भाई होते हुए भी मैं कभी उसे राखी नहीं बांध पाती, और जब आने के लिए बोलूँ तो भाभी के 1000 बहाने होने लगते हैं कि भैया को कहीं जाना है राखी के दिन। भाभी को लगता है कि मैं पैसों के लालच में राखी बांधने को कहती हूँ, इसलिए वह भैया को मेरे पास नहीं आने देती। बेटा मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे, मैं तो भाई के आने की ही खुशी से खुश हो जाती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाता है। कहते हुए सुनीता बुआ रोने लगी तो नेहा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, बुआ जी आप प्लीज़ रोइए मत, हम माँ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सुनीता बुआ तुरंत ही बोली, नहीं बहू, तुम कुछ मत कहना, नहीं तो भाभी मुझसे कहेगी कि मैंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया, उनके खिलाफ भड़का दिया। बहू तुम तो जानती हो ना कि मायके का मोह मरते दम तक खत्म नहीं होता, चाहे मायके से प्यार मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का बुढ़ापे तक मायके का मोह खत्म नहीं होता। क्या करूं, मजबूर हूं, खुद को मनाने की कोशिश भी करती हूं, लेकिन त्योहार पर आंसू निकल ही जाते हैं। सुनीता बुआ की बात सुन नेहा चुप रही, क्या बोले, उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो सुनीता बुआ ने आगे कहा, बहू भाभी तो खुद हरदम मायके जाती रहती हैं, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती, इसलिए तो मैंने मायके आना भी धीरे धीरे कम ही कर दिया। तो नेहा सुनीता बुआ को समझाते हुए बोली, बुआ जी आप चिंता मत करिए, इस बार पापा जी जरूर आएंगे आपके पास राखी बंधवाने, आप बस अपने भैया की राखी की तैयारी करिए। तो सुनीता बुआ डर गई, नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो चिढ़ जाएंगी, खामखा तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तब नेहा ने बड़े ही प्यार से सुनीता बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि माँ जी आपको कुछ कहे। बस आप अपने भाई के लिए राखी की तैयारी करिए। पापा जी इस बार ज़रूर आएंगे आपके पास। अभी नेहा और रोहित सुनीता बुआ से बातें ही कर रहे थे कि न जाने कैसे इसकी भनक मंजू जी को लग गई और वह वहाँ भागते हुए उन दोनों के कमरे में आई और नेहा से फ़ोन छीनते हुए बोली, अरे नहीं जीजी, बहू को तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भाई को तो उस दिन कहीं जाना है, उन्होंने मुझे बताया था सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और आने में उनको रात हो सकती है। बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना आप। कहते हुए मंजू जी ने फ़ोन काट दिया और गुस्से में नेहा से बोली, बहू अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मेरे रहते तू अपना मालिकाना तो चलाने की कोशिश भी मत करना इस घर में। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि किसे क्या कहना है क्या नहीं कहना। मेरी ननद है, मैं समझ लूँगी, तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन देखता है भाई ननद को। राखी का त्योहार है, अरे यह नए नए बच्चों का होता है, बुढ़े बुढ़िया का नहीं। उम्र के साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। अब वह 100 साल तक जिएंगी तो 100 साल तक राखी बंधवाने कौन जाएगा। और वैसे भी मैं अपनी बेटी को देखूं कि जिंदगी भर ननद को ही लेकर चलती रहूंगी। तीज है, त्योहार है, राखी है, हर चीज पर बुलाते रहो, देते रहो। इतनी कमाई नहीं है हमारी। आइंदा से उनका फ़ोन आएगा तो मुझे देना, तुम लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए गुस्से में फिर से मंजू जी चली गई। नेहा और रोहित को माँ की हरकतें बहुत बुरी लगी। रोहित अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था, बिना मतलब का घर में कलेश नहीं करवाना चाहता था और इसी कलेश से नेहा भी डर रही थी। लेकिन सुनीता बुआ के लिए दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए नेहा बार बार रोहित से अपनी माँ को समझाने के लिए कह रही थी। रोहित ने 1-2 बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मंजू जी सुनने को ही तैयार नहीं हुई। आखिरकार नेहा ने ही दिमाग लगाया और उसने रोहित को भी अपने साथ मिला लिया। जैसे ही राखी का दिन आया, मंजू जी सुबह से ही रोहित को बेटी के यहाँ जाने के लिए बार बार परेशान कर रही थी। अरे रोहित, तू बैठा क्यों है भाई, पता नहीं है क्या आज राखी है? जा जल्दी जा, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही होगी बिना कुछ खाए पिए। रोहित माँ की बातों को अनसुना करते हुए आराम से हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहा था। रोहित का ऐसे शांत होकर पेपर पढ़ना मंजू जी के लिए और भी आहत का काम कर रहा था। वह गुस्से में पेपर खींचते हुए बोली, रोहित यह क्या तरीका है, तेरा नाटक बढ़ता ही जा रहा है। जा जल्दी, सुबह से कितने फ़ोन आ चुके हैं उसके, तुम्हें पता है? और वैसे भी गिफ्ट तो तुम लोगों ने मुझे दिखाया ही नहीं अभी तक, जो अपनी बहन के लिए लाए हो तुम लोग। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं क्या लाए हो। तो रोहित ने मुस्कुराते हुए, अभी दिखाता हूँ माँ। उसने तुरंत ही नेहा को बुलाया और कहा, नेहा कल मैं जो आंचल के लिए गिफ्ट लाया था ना, लाना, माँ को भी दिखा देता हूँ। मंजू जी खुश हो गई कि बेटी के लिए कुछ तगड़ा ही गिफ्ट लाया होगा। नेहा जैसे ही आकर रोहन के हाथ में डब्बा पकड़ाती है, डब्बा खोलते ही मंजू जी चिल्ला पड़ी, यह क्या लाया है? यह साड़ी है? यह 300-400 की साड़ी तो मेरी बेटी को देगा राखी पर। रोहित, शर्म नहीं आ रही तुझे? समझाया था ना कि उसके ससुराल में कोई ढंग का सा गिफ्ट ले जाना। एक ही तो बहन है तुम्हारी और साल में एक बार ही तो राखी आती है, तुम लोग यह लुगड़ी पकड़ाओगे उसे। रोहित ने कहा, माँ इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्च हैं। इतना सुनते ही चिढ़ गई मंजू जी और चिल्लाते हुए बोली, बेटा ऐसा भी कौन सा खर्च बढ़ गया तुम्हारा जो तुम अपनी बहन को एक ढंग का सा गिफ्ट भी नहीं दे सकते? अरे इससे अच्छा तो तुम उसे 3-4 हज़ार ही पकड़ा देते। तो नेहा तुरंत ही पीछे से बोली, माँ जी आपने ही तो कहा था ना कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। मेरी तो अभी 5 महीने की ही बेटी है, उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, दान दहेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया कि बेटी के लिए बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ननद का हमने ज़िंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिया है। अगर वह 100 साल तक जिएंगी तो क्या हम 100 साल तक उनको गिफ्ट ही देते रहेंगे? भाई हमारी भी औकात नहीं है इतनी। अगर उनको यह साड़ी पसंद है
तो रोहित अभी चले जाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। उनको बोल दीजिए कि राखी भेज देंगी। क्यों रोहित, सही बोला ना मैंने? कहते हुए नेहा ने रोहित की ओर देखा तो रोहित ने भी कहा, माँ, नेहा ने बिल्कुल सही कहा है, हमारी भी बेटी है, हम भी अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। कब तक ऐसे ही बहन के ऊपर लुटाते रहेंगे पैसे? बहुत हो गई राखी राखी। बेटे बहू की बात सुन मंजू जी समझ गई कि यह दोनों मेरी ही बातों को मेरे ऊपर ही पलट रहे हैं। मन ही मन समझ गई कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। बेटे बहू की बात से मंजू जी दुखी हो गई। अब वह परेशान हो बार बार घड़ी देखने लगी। दोपहर के 12 बजने वाले थे। रोहित जाने को तैयार नहीं था और जाता भी तो ऐसी साड़ी के साथ मंजू जी उसे जाने नहीं देती। उधर बार बार बेटी का फ़ोन आ रहा था। बेटी परेशान थी भाई के लिए। धीरे धीरे करके 2 बज गए। अब मंजू जी को रोना आने लगा। बेटे के बारे में सोच विचार कर आखिरकार बहुत हाथ पैर चलाने के बाद भी जब वह रोहित को नहीं भेज पाई तो उन्होंने खुद को अपने बेटे के आगे सरेंडर कर दिया, यह कहते हुए कि बेटा, मैं समझ गई कि तू क्यों नहीं जा रहा वहाँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो तुम्हारी बुआ के लिए बोला था वही बोली तुम दोनों बोल रहे हो ना, मेरी बेटी के लिए। बेटा, शायद गलती मेरी ही है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि तब बात मेरी ननद की थी और अब बात मेरी बेटी पर आई है। अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं और राखी क्या होती है। देख बेटा, तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाओ, बेचारी बड़ी आस लगाए तेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं अभी के अभी तेरे पापा को भी तेरी बुआ के यहाँ भेजती हूँ, वह भी अच्छी महंगी साड़ी देकर। देख, तेरे सामने ही निकालती हूँ। कहते हुए भागकर मंजू जी अपनी अलमारी से अपनी 1000 रुपए वाली साड़ी निकाल कर लाई और रोहित नेहा को दिखाते हुए बोली, देखो, मैं यह साड़ी भेजूंगी तुम लोगों की बुआ को। मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। जा बेटा अपनी बहन के यहाँ। अब मैं तेरे पापा को भी भेजती हूँ उनकी बहन के घर। कहते हुए मंजू जी भाग कर बाहर गई अपने पति को बुलाने। अब नेहा और रोहित एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े। नेहा ने तो जैसे राहत की सांस ही ले ली थी, क्योंकि उसने जो सुनीता बुआ से वादा किया था कि पापा जी रक्षाबंधन पर आएंगे, अब जाकर उसका वादा पूरा हुआ। आखिर में मायका तो मायका ही होता है और मायके का मोह तो मरते दम तक भी खत्म नहीं होता, चाहे उम्र हमारी कितनी भी हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।